हेलो स्टूडेंट्स, अनिमा क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आज आप लोगों को क्लास 9 का, ठीक है, ये क्लास 9 का है, ठीक है, क्लास 9 साइंस का पार्ट 1 हमारे आसपास के पदार्थ, इस चैप्टर के सारे प्रश्नोत्तर मैं आप लोगों को करवाऊंगी। अगर आपको इस चैप्टर का लेक्चर वीडियो चाहिए या क्लास नोट्स चाहिए तो आप मेरे अनिमा क्लासेस को ज्वाइन कीजिए। इसका क्लास नोट्स वीडियो और लेक्चर वीडियो दोनों ही मेरे अनिमा क्लास में अपलोड किया हुआ है, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा, ठीक है। क्लास 6 से लेकर 12 तक के स्टूडेंट्स के लिए हर एक सब्जेक्ट का, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, मैथ हो, साइंस हो या फिर सोशल साइंस हो, हर एक सब्जेक्ट का प्रश्नोत्तर वीडियो, लेक्चर वीडियो, नोट्स वीडियो और तो और MCQ, PYQs और क्वेश्चन बैंक के भी क्वेश्चन आंसर सारा कुछ आपको अवेलेबल कराया गया है अनिमा क्लासेस में। तो आपको क्या है कि आपको बस इसमें अच्छे से सारा वीडियो को, लेक्चर को देखना है, प्रश्नोत्तर वीडियो को देखना है, PYQ बनाना है और MCQ को देखना है और तो क्वेश्चन बैंक को भी थोड़ा बहुत देख लेना है। तो क्या होगा कि आप लोग पूरा एग्जाम के लिए प्रिपेयर्ड हो जाइएगा, ठीक है। तो 100% गारंटी है कि आपको जो अनिमा क्लासेस में अगर आप एक बार फॉलो कीजिएगा चैनल को, यानी कि एक बार सब्सक्राइब कीजिएगा, तो 100% गारंटी है कि आपका 12 क्लास तक, अगर कोई भी स्टूडेंट्स कोई भी क्लास का है, सपोज डेट वो अगर 9 क्लास का है, 10 क्लास का या कोई भी क्लास का है, तो 12 क्लास तक आपका हर एक चीज प्रिपेयर्ड रहेगा, ठीक है। तो आप लोग इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इसमें आपका ही फायदा है, ठीक है। और तो जब तक आप सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तब तक आपको हर एक वीडियो आसानी से नहीं मिल पाएगा, इसलिए चैनल को पहले सब्सक्राइब कीजिए, तभी आपको हर एक वीडियो आसानी से अवेलेबल हो पाएगा। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाती हूँ। पहला प्रश्न आप लोगों को क्या बोला गया है कि निम्नलिखित तापमानों को सेल्सियस इकाई में परिवर्तित करें, यानी कि जो केल्विन में आपको दिया हुआ है उसको सेल्सियस में निकालना है, यानी कि सेल्सियस में बनाना है। तो ए में कितना दिया हुआ है, 300 केल्विन दिया हुआ है, उसको हम लोग सेल्सियस में कैसे बनाएंगे। तो केल्विन का मापक्रम पर तापमान कितना होता है, सेल्सियस मापक्रम पर तापमान प्लस 273, ठीक है। यानी कि जो सेल्सियस में रहता है, अगर हम लोगों को उसको केल्विन में निकालना है तो क्या करना पड़ता है कि सेल्सियस का जितना भी मापक्रम दिया हुआ रहता है उसको, उसका तापमान जो रहता है उसको 273 से प्लस करते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ कि केल्विन में दिया हुआ है और सेल्सियस में निकालना, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सेल्सियस का तापमान जो है उसको क्या करेंगे, 273 से माइनस करेंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 300 दिया हुआ है केल्विन में, तो 300 माइनस 273, तो आंसर कितना आ जाएगा आपका 27 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। यह आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग को दिया हुआ है कि सेकंड नंबर में कि 573 केल्विन का कितना होगा, तो इसको भी वैसे बनाएंगे, सेल्सियस मापक्रम पर तापमान इक्वल टू सेल्सियस मापक्रम पर तापमान माइनस 273। तो 573 दिया हुआ आपका सेल्सियस मापक्रम पर तापमान, तो 573 लिखेंगे माइनस 273 लिखेंगे, दोनों को माइनस करेंगे तो 300 डिग्री सेल्सियस आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। दूसरा में क्या बोला गया कि निम्नलिखित तापमानों को केल्विन इकाई में परिवर्तित करिए। आप आपका सेल्सियस में दिया हुआ है और केल्विन में निकालना है। तो मैं आप लोग पहले ही बताई कि जब सेल्सियस से केल्विन में कन्वर्ट करने रहता है तो जो तापमान दिया हुआ रहता है उसको हम लोग प्लस करते हैं 273 से, ठीक है। तो हम लोग उसी तरह यहाँ पे करेंगे, केल्विन मापक्रम पर तापमान इक्वल टू कितना हो जाएगा, सेल्सियस मापक्रम पर तापमान प्लस 273, ठीक है। मापक्रम पर तापमान कितना दिया हुआ है, 25 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, तो 25 लिखेंगे प्लस 273, दोनों को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 298 केल्विन आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद सेकंड में क्या दिया हुआ है, 373 डिग्री सेल्सियस पे दिया हुआ है, ठीक है। अब हम लोग इसको केल्विन में निकालेंगे, तो केल्विन मापक्रम पर तापमान क्या हो जाएगा, इक्वल टू सेल्सियस मापक्रम पर तापमान प्लस 273, दोनों को प्लस करेंगे तो 646 आपका केल्विन हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है। उसके बाद आपका क्या क्वेश्चन है कि तीसरा में कि निम्नलिखित अवलोकनों है तो कारण लिखे, यानी कि आपको कारण बताना है कि ऐसा है तो क्यों है, ठीक है। ए नंबर में क्या दिया हुआ है कि नेपथलीन को रखा रहने देने पर यह समय के साथ कुछ भी ठोस पदार्थ छोड़े बिना अदृश्य हो जाती है। तो उत्तर में क्या लिखेंगे, नेपथलीन की गोलियां, यानी कि ये गोली में रहता है, बिना कोई अवशेष छोड़े गायब हो जाते हैं।
क्योंकि उनका ऊर्ध्वापातन हो जाता है, अर्थात वह द्रव अवस्था में बदले बिना सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। नेपथलीन क्या होता है, जैसे बहुत कोई क्या करते हैं कि एक छोटा छोटा वाइट टाइप का रहता है, ठीक है, वो भी नेपथलीन उसे बोला जाता है। तो आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत कोई जो रहता है वो बहुत अच्छा स्मेल भी करता है, तो छोटा छोटा गोल गोल रहता है, बहुत कोई चूहा की वजह से उसको वहां पे रखता है, उसका स्मेल भी अच्छा होता है, और क्या होता है कि चूहा भी वहां पे नहीं रखता है और वो ऑटोमेटिक गायब हो जाता है। आप लोग कुछ दिन के बाद देखिएगा कि वो यहाँ पे नहीं है, ठीक है, तो वो चीज वो गायब हो जाता है, ठीक है, डायरेक्ट गैसीय अवस्था में हो जाता है, द्रव में बदले बिना। बी में क्या दिया हुआ कि हमें इत्र की गंध बहुत दूर बैठे हुए भी पहुंच जाती है। ऐसा क्यों है? इत्र के कण अपने आप हवा के कणों के साथ मिलकर चारों तरफ फैल जाते हैं। इत्र के कणों के इस तरफ फैलने के कारण कुछ दूरी पर बैठे हुए होने के बावजूद हम इनकी गंध प्राप्त कर लेते हैं। चौथा में क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित पदार्थों को उनके कणों के बीच बढ़ते हुए आकर्षण के अनुसार व्यवस्थित करें। यानी कि यहाँ पे क्या बोला गया है कि जो भी आपका यहाँ पे जो दिया हुआ है, ठीक है, इसके बीच आकर्षण का यानी कितना अट्रैक्टिव फोर्स है उसके हिसाब से आपको इसको व्यवस्थित करना है, ठीक है। तो उत्तर में क्या हम लोग लिखेंगे, अंतरान्विक आकर्षण, यानी कि इसके अंदर का जो आकर्षण बल है सबसे कम गैस में, फिर द्रव में और सबसे अधिक ठोस में होता है, यानी ठोस में काफी ज्यादा आकर्षण बल होता है। आप लोग इसका लेक्चर वीडियो देखिएगा, मैं काफी अच्छे से बताएंगे। अतः यह ऑक्सीजन में सबसे कम, फिर जल में तथा सर्वाधिक चीनी में। ऑक्सीजन जो है वो आपका गैसीय अवस्था होगी, यानी कि सबसे कम इसमें आपका आकर्षण बल पाया जाता है। फिर क्या है कि फिर जल में, यानी कि ये आपका द्रव अवस्था हो गया। फिर जल द्रव में यानी कि जल में फिर इससे तो ज्यादा आकर्षण बल पाया जाता है, तथा सर्वाधिक यानी सबसे ज्यादा चीनी में। चीनी जो आपका ठोस अवस्था है इसमें सबसे ज्यादा आकर्षक बल पाया जाता है, ठीक है। 5वां नंबर में क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित तापमानों पर जल की भौतिक अवस्था क्या है। यानी कि अगर कोई भी डिग्री कितना मतलब कोई भी डिग्री सेल्सियस दिया होगा और उसमें पानी गर्म हो रहा है तो वो कौन सा अवस्था में जाएगी, यानी कि अगर सिर्फ गर्म है या फिर उतना ही डिग्री सेल्सियस पर है तो कौन सा अवस्था में रहेगी वो पानी जो है, ठीक है। तो ए में कितना दिया है 25 डिग्री सेल्सियस, तो ये द्रव अवस्था में रहेगी, यानी कि बिल्कुल नॉर्मल रहेगी। फिर बी में दिया 0 डिग्री सेल्सियस, ये ठोस में हो जाएगी, यानी कि बर्फ बन जाएगी। जैसे आप लोग फ्रिज में डालते हैं तो वहां पे आपका माइनस में रहता है, ठीक है, या फिर 0 डिग्री रहता है, तो वो पूरा तरह से ठोस बन जाता है, ठीक है। सी में 100 डिग्री सेल्सियस, ये आपका वाष्प का हो जाता है, यानी कि जब आप लोग पानी को उबालते हैं तब, ठीक है। छठा प्रश्न में क्या दिया हुआ है कि पुष्टि है तो कारण दे, यानी कि आपको पुष्टि करने के लिए, यानी कि आप ये जो बता रहे हैं इसका कारण देना होगा, ठीक है, पुष्टि करने के लिए। ए में क्या दिया हुआ है, पूछा गया है कि जल कमरे के तापमान पर द्रव है, यानी कि ऐसा क्यों है कि जो जल है वो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो उत्तर हो जाएगा साधारण तापक्रम पर पानी द्रव होता है क्योंकि इनका कोई निश्चित आकार नहीं होता, यह उस बर्तन का आकार ग्रहण कर लेता है जिसमें इसे रखा जाता है। दूसरा, यह आसानी से प्रवाहित हो सकता है, अर्थात यह द्रव न होकर तरल है, तो इसलिए इसे तरल अवस्था बोल सकते हैं, ठीक है, द्रव न होकर के। बी में क्या पूछा गया है कि लोहे की अलमारी कमरे के ताप पर ठोस है, ठीक है। तो उत्तर क्या हो जाएगा इसका कि लोहे की अलमारी एक ठोस है क्योंकि इसका आकार निश्चित होता है, यह प्रवाहित नहीं होती है, अर्थात यह दृढ़ है। दृढ़ का मतलब क्या होता है कि ये पूरा एकदम मतलब क्या बोलते हैं, जकड़ा हुआ है, ठीक है। 7वां नंबर में क्या पूछा गया है कि 273 केल्विन पर बर्फ को ठंडा करने पर तथा जल को इसी तापमान पर ठंडा करने पर शीतलता का प्रभाव अधिक क्यों होता है। तो 273 केल्विन पर, इसका आप लोग उत्तर लिखिएगा, 273 केल्विन पर पानी के कणों की अपेक्षा बर्फ के कणों की ऊर्जा कम होती है। फलतः बर्फ वातावरण से अधिक ऊष्मा अवशोषित कर सकता है, यही कारण है कि समान ताप पर होते हुए भी बर्फ पानी की अपेक्षा अधिक ठंडक पहुंचाता है। यहाँ पे कट किया हुआ है, ठीक है, आप लोग इसको नहीं लिखिएगा, यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से लिखिएगा पानी की अपेक्षा अधिक ठंडक पहुंचाता है। बर्फ जो है वो पानी की अपेक्षा अधिक ठंडक पहुंचाता है, क्यों पहुंचाता है, क्योंकि उसका तापमान जो रहता है वो पानी के तापमान से कम रहता है, ठीक है। 8वां प्रश्न में क्या पूछा गया है कि उबलते हुए जल अथवा भाप में से चलने की तीव्रता किसमें अधिक महसूस होती है।
तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका 273 केल्विन पर वाष्प के कणों की ऊर्जा समान ताप पर पानी के कणों की ऊर्जा से अधिक होती है। ऐसी वाष्प के कणों द्वारा वाष्पन की गुप्त ऊष्मा के रूप में अतिरिक्त ऊर्जा अवशोषित किए जाने के कारण होता है। अतः जब वाष्प त्वचा के संपर्क में आता है तो समान ताप पर उबलते पानी की अपेक्षा अधिक ऊर्जा मुक्त करता है। फलतः 273 केल्विन पर वाष्प द्वारा समान ताप पर उबलते पानी की अपेक्षा अधिक जलन होती है, अधिक जलन पैदा होती है। ठीक है, तो आप लोग इसको भी लिख लीजिएगा। लास्ट प्रश्न है आप लोग का इसमें है कि निम्नलिखित चित्र के लिए ABCDEF की अवस्था परिवर्तन को नामांकन करें। यानी कि ABCDE और F जो भी आपका अवस्था यहाँ पे जो जगह पे दिया हुआ है, तो इसका अवस्था को ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करना है? तो A से B में जा रहा है। ठीक है, A में क्या है? द्रव ठोस दिया हुआ है, और B में क्या है? A से B में डायरेक्ट जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे बीच में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। A से डायरेक्ट B में जा रहा है, यानी ठोस से गैस में बन रहा है। तो इस अवस्था को क्या बोला जाता है? वो लिखना है। फिर क्या है कि आपका फिर यहाँ पे आपका क्या बोला गया है कि A से A का मान पहले निकालना है। ठीक है, हर एक का मान आपको निकालना है, यानी कि अवस्था निकालना। तो A का अवस्था निकालना, तो A के लिए क्या करना होगा? यहाँ पे आपका पहले ठोस दिया हुआ है, ठोस है यानी कि ठोस से द्रव में बदल रहा है, ठोस से द्रव में बदल रहा है। तो यहाँ पे A का मान क्या होगा? यानी कि ठोस से द्रव में बदलने को क्या कहा जाता है, वो लिखना है। फिर B में द्रव से गैस में बदल रहा है, उसको लिखना है। फिर C में क्या लिखना है कि गैस से फिर द्रव में बदल रहा है। फिर D में क्या लिखना है आपका? द्रव से फिर ठोस में बदल रहा है। E में आपका क्या लिखना है कि ठोस से डायरेक्ट वो गैस में बदल रहा है। E में क्या लिखना है आपको? ठोस से डायरेक्ट गैस में बदल रहा है और गैस से डायरेक्ट ठोस में बदल रहा है। तो F में उसको लिखना है। तो आप लोग इसको खुद से बनाइएगा। ठीक है, बुक लेक्चर वीडियो को भी देखिएगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा। बुक को खोलिएगा, और फिर भी अगर फिर भी आप लोग से नहीं बनेगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं आपको इसको बता दूंगी। ठीक है, तो आज मैं आप लोगों को इस चैप्टर के सारे प्रश्नोत्तर करवा चुकी हूँ। आशा करती हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग अनिमा क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तभी जाकर आपको हर एक वीडियो आसानी से मिल पाएगा। ठीक है, ताकि आप लोगों का एग्जाम का प्रिपरेशन जो है वो अच्छे ढंग से हो पाएगा, क्योंकि आपको इसमें हर एक चीज अवेलेबल कराया गया है। लेक्चर वीडियो, क्लास नोट, प्रश्नोत्तर वीडियो, MCQ, PYQs और यहाँ तक कि क्वेश्चन बैंक भी। तो आप लोग जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप लोग का एग्जाम को जो प्रिपरेशन है वो अच्छे ढंग से हो सके और आप लोग ज्यादा से ज्यादा मार्क्स गेन कर सके। तो वीडियो को रखती हूँ, धन्यवाद।